सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब लघु सिद्धांत कौमुदी के स्त्री प्रत्यय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं कि यह जो अध्ययन हमारा होगा वह टीजीटी और पीजीटी परीक्षा की दृष्टि से होगा। और जो भी हमसे बन पड़ेगा उसको हम बताना चाहेंगे। जो भी इसमें विषयांतर हो अथवा कोई कमी दिखे तो आप निसंकोच पाठ के अंत में बता दिया करिए। तो देखिए, जो यह स्त्री प्रत्यय है, विशेष करके यह पीजीटी के तैयारी के लिए बहुत ही लाभदायक है। टीजीटी में भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन विशेष करके पीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और स्त्री प्रत्यय की हम तैयारी कैसे करें? बहुत सारे प्रत्यय हैं, तिप प्रत्यय है, गीप, गीश, गीन प्रत्यय है, ओंग प्रत्यय है, टाप, चाप, डाप प्रत्यय है। यह एकदम मिक्स हो जाता है जब हम तैयारी करने के लिए बैठते हैं। तो ऐसा कौन-सा तरीका हम अपनाएँ कि प्रत्येक जो प्रत्यय हैं वह हमें स्पष्ट दिखें। जैसे विशेष रूप से हमें जो समस्या होती है, वो गीप, गीश और गीन में होती है, क्योंकि तीनों में ई ही बचता है, इसलिए हमें वहाँ पर विशेष समस्या होती है। तो इसको भी हम देखेंगे कि कैसे हम तीनों को अलग-अलग समझ पाएँगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि स्त्री प्रत्यय है क्या? स्त्री प्रत्यय का प्रयोग क्या है? ठीक है? इसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो स्त्री प्रत्यय होता है, वह शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयोग होने योग्य बनाने के लिए होता है। सामान्यतया जो शब्द पहले पुल्लिंग में हैं, उस पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए, स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे एक शब्द हम लेते हैं, अज शब्द। अज शब्द है, ठीक? अब यह जो अज शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? बकरा। यह पुल्लिंग का शब्द है। अब इस अज शब्द को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए, इसका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में कर सकें, इसके लिए हमें स्त्रीलिंग विधायक स्त्रीत्व विवक्षा में कोई प्रत्यय चाहिए। तो प्रत्यय लगाने से जो पुल्लिंग का शब्द है वह स्त्रीलिंग में प्रयोग होने लगेगा। जैसे यहाँ पर हम अजात तष्टाप से टाप प्रत्यय करेंगे तो अजा हो जाएगा। तो अजा माने बकरी, अज माने बकरा, अजा माने बकरी। अब इसके पश्चात अन्य उदाहरण हम इसका लेते हैं। जैसे वत्स शब्द है, वत्स, वत्स माने पुत्र होता है। अब पुत्री के लिए इसी शब्द से हम प्रयोग करना चाहें, वत्स शब्द में कुछ ऐसा हम परिवर्तन कर दें कि उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होने लगे, तो उसी सूत्र से अजात तष्टाप से हमने टाप प्रत्यय कर दिया, तो वत्सा, वत्सा माने पुत्री। वत्सा शब्द का प्रयोग बहुत जगह आपको मिला होगा। तो अज जो शब्द पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा था, उसमें एक प्रत्यय लगाने से उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होने लगा। वत्स शब्द जिसका प्रयोग पुल्लिंग में हो रहा था, उसमें एक प्रत्यय लगाने से उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होने लगा। तो पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए हम स्त्रीत्व विवक्षा में प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, और जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं वह स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। और भी हम उदाहरण देखते हैं। अब अगला जो है वह यह कहता है कि कुछ स्वाभाविक शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे मतिः, मति शब्द है। जब हम लिंगानुशासन में पढ़ेंगे, तो कुछ प्रत्यय होते हैं जो कि लिंग निर्धारण कर देते हैं। जैसे घय प्रत्यय यदि हम करेंगे, तो जिस शब्द से हम घय प्रत्यय करेंगे, वह शब्द हमेशा केवल पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। जैसे रम क्रीड़ायाम धातु से हम घय प्रत्यय करते हैं तो राम बनता है। राम शब्द हमेशा नित्य पुल्लिंग शब्द है, रामः। ठीक है? तो घय प्रत्ययान्त जो भी शब्द है वह नित्य पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो धातु से लगते हैं और वह नित्य स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे
मन धातु से अक्तिन प्रत्यय करेंगे तो मति ही बनता है। तो यह क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। इसको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं किए हैं, बल्कि यह धातु से सीधे प्रत्यय लग करके यह स्त्रीलिंग का निर्माण किया। ठीक है? तो यह मतिः शब्द कैसा है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। और हम देखते हैं। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कृदंत शब्द होते हैं। कृदंत कैसे लगते हैं? कृदंत जो है धातुओं से लगते हैं। कृदंत और तद्धित में एक अंतर हम बता दें। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वह धातु से प्रयुक्त होते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वह प्रातिपदिक से होते हैं। ठीक है? तो जो कृदंत शब्द हैं उनको यदि हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहें तो उसके लिए हमें कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करना होगा। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, भू धातु है। भू धातु से हमने क्षत्रि प्रत्यय किया। ठीक? क्षत्रि में अत बचता है, और कुछ प्रक्रिया होकर के जब हम प्रक्रिया करेंगे तो इसको विस्तार से देखेंगे। अभी सामान्य हम देख लेते हैं। तो भू धातु से जब हम क्षत्रि प्रत्यय करेंगे तो अंततः बनता है भवत शब्द। भवत, यह प्रातिपदिक हुआ। ठीक? कृत तद्धित समासार्थ से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो यह प्रातिपदिक हुआ भवत शब्द। इसका जब हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो भवान भवंतो भुवंतः बनेगा। स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए इसमें हम स्त्रीत्व विवक्षा में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। तो एक सूत्र है उगितश्च। उगितश्च से यहाँ पर गीप प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? भवंती। क्या बन जाएगा? भवंती। ठीक? भवंती हो गया। भू से हमने क्षत्रि प्रत्यय किया, भवत हुआ। वहां पर स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हुआ उगितश्च से भवंती। अब भवंती क्या है? यह स्त्रीलिंग का निर्धारण करने वाला शब्द है। ठीक है? तो भवंती अर्थात स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होगा। यह कृदंत का उदाहरण हुआ। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तद्धितांत होते हैं। माइक सभी लोग म्यूट रखेंगे। चलिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तद्धित प्रत्ययांत होते हैं। जैसे एक उदाहरण है गार्ग्यायणी का। तो गर्ग शब्द है, गर्ग। गर्ग शब्द है, गर्ग शब्द से यही प्रत्यय होता है। ठीक? गर्ग शब्द से यही प्रत्यय होगा, यही। अब इस यही करने पर जो शब्द बनेगा वह गार्ग्य। क्या बना? गार्ग्य। यह बन गया। अब एक सूत्रात्रा है प्राचाम श्फ तद्धितः। इस पे तद्धित एक प्रत्यय हो जाता है श्फ। श्फ में मूर्धन शकार की संज्ञा हो जाती है। ठीक? फ बचता है और फ को आयन आदेश हो जाता है। अब यहां पर रूप बना गार्ग्यायण। कैसे बनेगा? यह जब हम वहां पर गार्ग्यायणी को सिद्ध करेंगे तो वहां पर देखेंगे गार्ग्यायण बना। अब इस तद्धितांत गार्ग्यायण शब्द को हम स्त्रीत्व की विवक्षा में सिद्ध गौरादिभ्यश्च से गीश प्रत्यय करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? गार्ग्यायणी। ठीक? इस प्रकार से हमने देखा कुछ पुल्लिंग शब्द हैं, उन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए हमने कुछ प्रत्यय किया। जैसे अजा को हमने लिया था, अजा का उदाहरण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक स्त्रीलिंग में होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग में, जैसे मतिः का उदाहरण हमने लिया था, अत्यंत प्रत्ययांत। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कृदंत होते हैं, कृदंत शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में
स्त्रीलिंग के प्रत्यय आते हैं। जैसे भवंती का हमने उदाहरण लिया, भू धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके भवत बना, और उगितश्च से हमने गेप किया, भवंती हुआ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि तद्धितांत होते हैं, उनसे स्त्रीत्व विवक्षा में हम स्त्रीलिंग के प्रत्यय लाते हैं। जैसे गार्ग्यायणी, गार्ग्य शब्द से श्फ यह तद्धित प्रत्यय हुआ, गार्ग्यायण हुआ। इससे स्त्रीत्व विवक्षा में हमने सिद्ध गौरादिभ्यश से हम गिश प्रत्यय लाते हैं, तो गार्ग्यायणी यह रूप बनता है। इसके पश्चात कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अव्युत्पन्न हैं। ठीक, प्रातिपदिक दो प्रकार के होते हैं, एक व्युत्पन्न और दूसरा अव्युत्पन्न। व्युत्पन्न अर्थात जिसका कोई विशेष अर्थ हो, जैसे रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः। तो रम क्रीड़ायाम धातु से प्रत्यय हुआ घई प्रत्यय, घय प्रत्यय हुआ। अब यहाँ पर घय में घय प्रत्यय होने पर इसके अत उपधाया से उपधा को वृद्धि हो जाएगी। राम, घय में केवल अ बचेगा, राम शब्द बनेगा। यह राम शब्द क्या है? व्युत्पन्न है। सु आएगा, सु को रुत्व विसर्ग रामः बनेगा। अब यह शब्द क्या है? व्युत्पन्न, अर्थात इसका कोई विशेष अर्थ है, जिसको देख करके, जिसके साथ में रह करके लोग रमण करें, प्रसन्न हो, वह कौन है? राम है। ठीक, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, उसका राम नाम तो है, लेकिन उसको देखकर क्रोध आता है, उससे लोग दुखित होते हैं, तो क्या राम शब्द वहां पर व्युत्पन्न है? राम शब्द का अर्थ वहां पर घटित हो रहा है? नहीं घटित हो रहा है। किसी के गुणों को देख करके उसका नाम रखा जाए, यह व्युत्पन्न अवस्था होती है। और ऐसे ही मनमाना कोई नाम रख दिया जाए तो वह अव्युत्पन्न अवस्था होती है। तो जब हम गुणों को देख करके उसका नाम रखते हैं, तो उससे प्रत्यय इत्यादि करके हम व्युत्पन्न अवस्था में उसका नाम रखते हैं। जैसे रमन्ते योगिनो अस्मिति रामः, यह व्युत्पन्न अवस्था का नाम है। जिसको देख करके लोग प्रसन्न हो, जिसके साथ रह करके प्रसन्न हो, जिससे बात करके प्रसन्न हो, वह राम है। लेकिन बालक जन्म लिया, उसका बिना किसी गुण दोष देखे ही हमने राम नाम रख दिया। अब राम राम शब्द बुलाने लगे, राम यहाँ आओ, राम वहां जाओ। राम को देख करके लोगों को क्रोध आ रहा है, राम के कार्यों से लोगों को दुख हो रहा है, तो वह राम कैसे हो सकता है? तो वह अव्युत्पन्न अवस्था का नाम है। तो वहां पर अब प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए दो सूत्र होंगे, कृतध्य समासाश्च और अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से अव्युत्पन्न अवस्था के नाम की जो है प्रातिपदिक संज्ञा होती है, शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और कृतध्य समासाच से व्युत्पन्न अवस्था के शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अव्युत्पन्न अवस्था में जो राम शब्द है, उस शब्द से ऐसे अनेक शब्द हैं, तो उन शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में कुछ हमें प्रत्यय करने होंगे। ठीक है, तो वहां पर हम देखेंगे। इसके बाद कुछ स्त्रीत्व विवक्षा में प्रत्यय होते हैं समास से। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं त्रिलोकी का। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः क्या हो गया? त्रिलोक हो गया। अब त्रिलोक शब्द से क्या होता है? द्विगोह एक सूत्र है। द्विगोह शब्द क्या कहता है? अदंत जो द्विगु समास है, वहां पर गीप प्रत्यय हो जाता है। तो यहां पर क्या हो गया? त्रिलोकी। ठीक, तो इस प्रकार से हमने अनेक प्रकार से देखा कि स्त्रीत्व विवक्षा में जो प्रत्यय होते हैं वह कहाँ पर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि हमें अपने सिलेबस में कौन कौन से प्रत्यय कैसे पढ़ने हैं। अब हमें देखना है कि आगे हमें अपने सिलेबस के अनुसार कैसे प्रत्यय पढ़ने हैं, उसमें सरलता कैसे हो, वह हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे सामने प्रत्यय हैं, वह 4 प्रकार के प्रत्यय हैं। कौन कौन से? एक तो ति प्रत्यय, यूनस्ति है। दूसरा टाप प्रत्यय, टाप अर्थात जिसमें ती बचे। देखिए अभी हम देखते हैं जो लास्ट में बचता है तो ती बचता है, और
टाप चाप डाप, इसमें आ बचता है, यह दूसरा प्रत्यय हुआ। तीसरा ऊंग प्रत्यय जिसमें ऊ बचता है। चौथा गीप गीश गीन प्रत्यय जिसमें ई बचता है। अब यहाँ पर ती प्रत्यय में कोई समस्या नहीं होती है। आ में कुछ समस्या हो जाती है क्योंकि चाप होता है, टाप होता है, डाप होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल चाप और टाप प्रत्यय है। चाप के लिए एक वार्तिक है और टाप के लिए एक सूत्र है, तो उसमें विशेष समस्या नहीं है। ऊंग प्रत्यय में हम देखेंगे, ऊंग प्रत्यय में 4 सूत्र दिए हुए हैं, एक वार्तिक दिया हुआ है, तो इसको भी समझने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती है। हमें जो विशेष कठिनाई होती है वो ई वाले भाग में, गीप्स गीश और गीन में। इसको भी हम विभाजन करेंगे 3 प्रकार से। गीन जो कि प्रत्यय है जिसमें एक सूत्र है, एक वार्तिक है। हम अपने सिलेबस के अनुसार देख रहे हैं, सिद्धांत कौमुदी में तो और भी सूत्र हैं, ठीक है। अपने सिलेबस में कितना है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो गीन में एक सूत्र है और एक वार्तिक है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। गीप में एक वार्तिक है, 7 सूत्र हैं, उसके पश्चात हम गीप को देखेंगे। उसके बाद जो भी बचा वह गीस प्रत्यय होगा, क्योंकि गीस प्रत्यय बहुत ही लंबा है, तो गीस प्रत्यय को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो हम सरल से कठिन की ओर देखेंगे, क्योंकि हमें जो याद करना होता है वह, यदि हम सरल को याद कर लिए तो कठिन को हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो छोड़ने का मतलब सरल सरल हमें याद हो गया, तो जो बचा वह कठिन है। तो इस क्रम से हम चलेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रत्यय, कौन कौन से सूत्र हमें देखने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कहे थे, सबसे पहले हमें देखना है ती प्रत्यय। तो जैसा कि हम देखेंगे कि यहाँ पर केवल एक सूत्र है यू नस्ति, यू नस्ति, केवल एक सूत्र हमें पढ़ना है, यू नस्ति। इससे युवती ही यह एक रूप बनता है। केवल युवती शब्द को बनाने के लिए यू नस्ति इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो यू नस्ति इस सूत्र को हमने पढ़ा, युवती ही ऐसा बना। आज सूत्रार्थ हम नहीं देखेंगे, केवल सामान्य चर्चा ही कर रहे हैं कैसे हमें आगे से पढ़ना है। फिर अगली कक्षा से हम सूत्रार्थ, सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र के अर्थ को कैसे हमें घटाना है, और उन शब्दों की व्युत्पत्ति कैसी है, कैसे उसको सिद्ध करना है, यह सब हम अगली कक्षा से देखेंगे, ठीक है। तो यूनस्ति ही इस सूत्र से युवती शब्द का की प्रयोग का हमने विधान किया, तो युवती है। तो सबसे पहले एक सूत्र हो गया युवती। अब ती प्रत्यय हमें याद हो गया। उसके बाद पुनः हम आते हैं दूसरे प्रत्यय पर, जो कि है आ वाला भाग। अब आ वाले भाग को यदि हम देखें तो यहाँ पर चाप टाप डाप 3 प्रत्यय दिख रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी के यहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं। तो हमारे सिलेबस में केवल टाप है और चाप है। तो टाप के लिए एक सूत्र है अजाद्यतष्टाप, चाप के लिए एक वार्तिक है सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य। तो उसके लिए हम याद कर सकते हैं कि सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य से केवल एक शब्द का निर्माण होता है, सूर्या। तो हमारे सिलेबस में केवल एक सूत्र और एक वार्तिक है, तो हम ये याद कर सकते हैं कि सूर्या में टाप, सूर्या में चाप, सूर्या में चाप प्रत्यय होता है, बाकी सब में टाप, ठीक है। सूर्या में चाप, बाकी सब में टाप, यह हम याद कर सकते हैं। तो आ जहां पर आए स्त्रीत्व विवक्षा में, वहां पर अगर सूर्य आ रहा है तो वहां पर चाप प्रत्यय होगा। अन्य कहीं पर भी अगर आ रहा है स्त्रीत्व विवक्षा में तो वहां पर टाप प्रत्यय होगा, अजादितष्टाप इस सूत्र से। अब हमारा ती प्रत्यय हो गया और टाप प्रत्यय हुआ। अब जो हमारा दूसरा सूत्र है, दूसरा जो प्रत्यय है वह है ऊंग प्रत्यय। तो ऊंग प्रत्यय के लिए हम देखेंगे कि ऊंग प्रत्यय में यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 सूत्र हैं। ऊंगुतः, पंगोश्च, ऊरुत्तरपदादौपम्ये, संहित सफलक्षण वामादेश्च, यह 4 सूत्र हैं और एक वार्तिक है। तो 4 सूत्रों को हम देख लेंगे। 4 सूत्रों का सूत्रार्थ क्या है, एक वार्तिक का अर्थ देख लेंगे, एक वार्तिक क्या है, ऊंग प्रत्यय का विधान हमारा पूरा हुआ। तो तिप प्रत्यय सबसे सरल, युवती ही यूनस्ती। आ वाला जो भाग है चाप और टाप,
सूर्या में चाप, बाकी सब में टाप। यह आ वाला भाग चला गया। ओम भी बहुत ही सरल है। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि ओम प्रत्यय को समझना, उसको पहचानना बहुत ही सरल है। कुछ शॉर्टकट हम देखेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला पड़ाव होगा, वह होगा ई वाले भाग में। ई में गीप, गीश और गीन। गीप, गीश और गीन, ठीक है? तो सबसे पहले हम गीन को देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि गीन, गीप, गीस, गीन में सबसे छोटा है, जिसमें कि केवल एक सूत्र है और एक वार्तिक है। शार्ंग, रवा, गेयो, गीन। इसके सार्ंगवी, वैदी, ब्राह्मणी इत्यादि, ठीक? और एक वार्तिक है नृ, नर्यो, वृद्धिश्च, नारी शब्द का निर्माण, ठीक? तो गीप, गिस, गीन में जो ई वाला भाग है उसमें एक प्रत्यय है गीन, जो कि सबसे छोटा है। सार्ग्रवाद यो गीन। इसमें केवल 3 उदाहरण दिए हुए हैं, शार्ंग्रवी, वैदी, ब्राह्मणी, ठीक? और निर्णयो वृद्धिश्च, इस वार्तिक से जो सिद्ध हुआ है वह नारी। अब गीप, गिस, गीन में ई वाले भाग में गीन प्रत्यय हमारा निश्चित हो गया, इसमें हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात अगले भाग में हम आते हैं गी प्रत्यय में। गीस प्रत्यय सबसे बड़ा है, इसलिए हम गीस को सबसे अंतिम में रखेंगे। तो यदि हम गी प्रत्यय को देखें, तो यहाँ पर जो हमारा अलग सिद्धांत कौमुदी में स्त्री प्रत्यय मूल है, उसमें ऋन्यभ्यो गीप नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम इसको देखेंगे, क्योंकि अन्य प्रकरण में ऋन्यभ्यो गीप है। तो गीप प्रत्यय होता है जैसे दंडिनी और त्रिश प्रत्यान जो भी होते हैं, कर्तृ, धर्तृ इत्यादि में ऋन्यभ्यो गीप से गीप होता है। दूसरा सूत्र है उगितश्च, तीसरा सूत्र है ययश्च, चौथा सूत्र है टिड्ढाणै द्वैसजदग्नै मातस्तयप ठक ठै कै कुर्पः। पांचवा सूत्र है वयसि प्रथमे। छठवां सूत्र है द्विगोः। सातवां सूत्र है वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः। 7 सूत्र हैं इसमें और एक वार्तिक है नई स्नेह कक्षुष तरुण तुलनानाम उपसंख्यानम। तो इन 7 सूत्रों को हम देखेंगे अच्छी तरह से और एक वार्तिक का अध्ययन करेंगे, नई स्नेह कक्षुष तरुण तुलनानाम उपसंख्यानम। यह गीप विधायक जो सूत्र हैं उसका हम अध्ययन कर देंगे। और जो अन्य आपको दिख रहे हैं वो सिद्धांत कौमुदी के हैं, तो उसको हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में वो नहीं है। इसके बाद जो भी बचा वह क्या हुआ? वह गीस हुआ, ठीक है? इतना पढ़ने के बाद गीस को हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, गीस अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। फिर ही हम गीस का अध्ययन करेंगे और अच्छे से करेंगे, ताकि किस सूत्र से कहाँ पर गीस हो रहा है इसको हम जान पाए, ठीक है? तो आज सामान्य चर्चा के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब यदि कोई प्रश्न किसी का आज में हो, कोई विशेष बात हो, अगले पाठ के लिए कोई सुझाव हो, तो अभी अपनी बात कर सकते हैं।